दूसरा प्रश्न है कि रोजगार को लेकर बड़े प्रश्न उठते हैं। कई जगह कई बार विरोध प्रदर्शन भी बढ़े हुए। जो लोक कल संकल्प पत्र है उसमें आपने वायदा किया था कि 70 लाख रोजगार दिए जाएंगे, पर आपके आधिकारिक तौर पर जो आपने ऐलान किया उसमें करीब 5-1 लाख रोजगार हैं। इस अंतर को आप कैसे देखते हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपके पास सही तथ्य आए कि नहीं आए। देखिए 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दी, और मैं कह सकता हूँ कि सपा बसपा सपा 2003 से लेकर 2017 तक 14 वर्षों में ये लोग जितना नौकरी और रोजगार नहीं दे पाए उतना हमने 5 साल में दिया, नौकरी दी। कैसे, थोड़ा डिफाइन करिए उसको। देखिए 1.5 लाख तो हमने पुलिस की भर्ती की, 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की, 1.5 कितने हुए, 3 लाख तो यही हो गए। शेष अन्य विभागों में, सिंचाई विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, अन्य जितने भी अलग अलग विभाग थे इन सभी में हमने भर्तियां की। ग्राम विकास में हमने भर्तियां की। ये तो सीधे सरकारी नौकरी है। अगर आप अन्य उसमें देखेंगे 3.5 लाख हम लोगों ने उन लोगों को रखा जिसमें 58,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी है। हर ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक की नियुक्ति की कार्रवाई को हमने पूरा किया। स्वास्थ्य विभाग के हर एक स्तर पर उस प्रकार की स्किल मैन पावर को वहाँ पे भर्ती किया। 3.5 लाख की भर्ती अलग से है। इसके अलावा प्रदेश ने सुरक्षा का और कानून के राज के माध्यम से जो एक बेहतरीन वातावरण स्टेट में दिया, इसके माध्यम से और अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों ने जो कार्रवाई की, 1,63,00,000 से अधिक लोगों को तो केवल इसी में रोजगार दिया। क्या प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ रहे हैं इसमें? प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ रहा हूं और सरकार के स्तर पर भी जो प्रयास हुए हैं उसके माध्यम से, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट दोनों प्रकार के उसमें। तीसरा, स्वतः रोजगार पे 60 लाख से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा गया, जिनको बैंकों के साथ सीधे जोड़ करके स्वतः रोजगार के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमने 70 लाख की बात की थी, हमने उससे कई गुना रोजगार यूपी में दिया। और दिया ही नहीं, एक और चीज़ उसमें हमें देखना चाहिए कि CMI के द्वारा भी जो लेटेस्ट डाटा आए हैं, आप 16-17 के डाटा देखिए, 18% यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आज 3% पे आया है। ये डाटा मेरे नहीं हैं, एक सेंट्रल एजेंसी के हैं जो पूरे देश के डाटा को जारी करता है। उसने यूपी के जो लेटेस्ट डाटा जारी किए हैं उसमें यूपी की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% उसने बताई है। लेकिन हाँ, इसमें अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी आबादी के मैन पावर के लिए, अपने यूथ के लिए और भी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। सरकार उसी पे कार्य कर रही है। एक और पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बड़ा रेलिवेंट। आपके कई कैबिनेट कुलीग और आपके साथी जो कहीं और से होकर बीजेपी आए थे, आपका साथ छोड़कर चले गए। मेरा कहने का तात्पर्य 3 बड़े ओबीसी लीडर्स हैं। तो आए थे बीजेपी में भी, कहीं से आए थे, फिर अपनी दूसरी यात्रा में निकल गए। क्यों? ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आते हैं। वे बीजेपी को अपने सांचे के अनुसार ढालना चाहते थे, उनको बीजेपी के अनुसार ढलना चाहिए था। वे यहाँ फिट नहीं हो पाए, अपनी दूसरी यात्रा पे निकल गए। अगर इतने बड़े जनाधार वाले थे तो अपनी सीट पे क्यों नहीं लड़े? अपनी परंपरागत सीट पे लड़ना चाहिए। क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं? मैं सभी को कह रहा हूँ, अपनी परंपरागत सीट से क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं लड़े, आपको क्या लगता है? मैं वही कह रहा हूँ ना, इतने बड़े नेता थे तो वे लोग भी शिवपाल जी की तरह अपनी सीट पे लड़े थे। शिवपाल तो बेचारा, कम से कम उसको तो इन्होंने बैग पीछे फेंका हुआ है। जैसे जसवंत नगर से पहले भी लड़े थे, इस बार भी लड़े हैं। आप शिवपाल यादव को लेकर इतने भावुक क्यों रहते हैं? और मैं देखता हूं कि मतलब मैं तीसरी बार ऐसा है कि आप उनका जिक्र इतने सकारात्मकता के साथ नहीं। देखिए मैं इसलिए क्या मतलब, ये कौन सा इक्वेशन है? शिवपाल जी ने मुलायम सिंह जी के साथ पूरी निष्ठा के साथ काम किया, लेकिन आज उस बेचारे की क्या दुर्गति कर दी गई। यानी मुलायम सिंह जी के साथ करहल की सभा में उस बेचारे को मंच में कुर्सी भी नहीं दी गई, हत्ते में बैठा हुआ है। ये उनके परिवार का मामला, आप परिवार का मामला कैसे मान सकते हैं? वह विपक्ष के एक नेता हैं भाई, प्रमुख नेता हैं, समाजवादी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप उनको कैसे मान सकते हैं परिवार का हिस्सा? उनकी दुर्गति को देख करके मुझे ज़्यादा दुख होता है। जब ये तीनों नेता निकल कर गए तो ये एक परसेप्शन बिल्टअप हुआ मीडिया के भीतर और तमाम जगहों पे, ये पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी चर्चा रही कि ओबीसी समाज, जो नॉन यादव ओबीसी कम्युनिटी है, जो बीजेपी के साथ
14, 17 और 19 तीनों के इलेक्शन और बाई इलेक्शंस में भी उसने आपका साथ दिया। इन लीडर्स के निकलने के बाद वो कम्युनिटी भी आपसे हट रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास की योजनाओं को और लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचाया। चेहरा देख करके नहीं, यहाँ तो 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करती थी। आज तो सब लोगों को मिल रही है ना, 24 घंटे मिल रही है। विकास की योजनाओं का लाभ हमने जाति वाद को मत और मजहब के आधार पर योजनाओं के बंदर बांट पर ब्रेक लगाई और सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सबको जोड़ा। आज उसका परिणाम भी सामने है और मैं इस बात को मान सकता हूं कि 2022 का चुनाव अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। 3 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, चतुर्थ फेज का हो रहा है। आप इस बात को देखेंगे, अब जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही है। सब पीछे छूट चुके हैं जी। अब प्रत्याशी का बहुत उतना मायने नहीं रहा। तो फिर किसका मायने, चुनाव कौन लड़ रहा है? ये चुनाव जनता लड़ रही है और वह मोदी जी के प्रति और डबल इंजन सरकार को फिर से लाने के लिए पूरी दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ काम कर रही है। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव योगी वर्सेज अखिलेश है। देखिए, अखिलेश जी तो करहल में ही नहीं जीत पा रहे हैं और करहल में नहीं स्टैंड कर जैसे पाए। अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना दो लोगों के बीच, मैं क्या कह रहा हूँ, उस तरह से योगी वर्सेज अखिलेश हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, एग्री? अखिलेश जी तो करहल में नहीं लड़ पा रहे हैं, तो प्रदेश में क्या लड़ पाएंगे। हम दूसरे विषयों पे बढ़ के आगे आते हैं, थोड़ा कोरोना की भी चर्चा कर लेते हैं। कोरोना के दौरान जितनी बड़ी ये व्यापक महामारी रही है, हम सब ने भी उसको पढ़ा, स्टडी किया, आपने भी पढ़ा और स्टडी किया, लेकिन जितनी बड़ी ये त्रासदी थी, आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से कुछ चूक हुई उसको हैंडल करने में? देखिए, उत्तर प्रदेश ने कोरोना महामारी में अपने आप को साबित किया है। कैसे? मैं अगर आपको बताऊंगा कि यूपी की आबादी है 25 करोड़, आप मानते हैं ना? प्रबंधन का आधार क्या होगा? आपने कोविड से होने वाली मौत को कितना नियंत्रित किया, ये होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को बचाना और कोरोना के साइड इफ़ेक्ट को भी कंट्रोल करना। यानी महामारी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, हर महामारी के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते रहे हैं। ख़ासतौर पर जितने लोग महामारी से मरते थे, उससे कई गुना मौतें भूखमरी से होती थीं और अव्यवस्था से होती थी। मैं दुनिया के और देश के कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूँ। यूपी की आबादी है 25 करोड़। मार्च 2020 से लेकर अब तक 23,000 मौतें यूपी के अंदर हुई हैं कोविड से। महाराष्ट्र की आबादी कितनी है? 12 करोड़। महाराष्ट्र के अंदर कितनी मौतें हुई हैं? 2 लाख मौतें हुई हैं। दिल्ली आबादी 2 करोड़ भी नहीं है, हम 2 करोड़ मान लेते हैं। यूपी की आबादी है 25 करोड़। यूपी के अंदर 23,000 मौत पिछले 2 वर्ष के दौरान। हर एक मौत दुखद है, हमारी संवेदना उन सभी के प्रति है। दिल्ली के अंदर मौत हुई हैं 30,000। अब दुनिया के अंदर मैं कुछ बड़े राष्ट्रों के साथ आता हूँ। ब्राज़ील आबादी है 23 करोड़। हम यूपी के समकक्ष मान सकते हैं। ब्राज़ील के अंदर मौत हुई 4.5 लाख। अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। अमेरिका के अंदर मौत हुई है 6.5 लाख। अभी 9,30,000 हो गए। मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये ज़्यादा बड़ी होगी। अब आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किसका अच्छा है। एक दूसरा, जब कोविड का पहला केस आया था यूपी में मार्च 2020 में, यूपी के पास टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज हमारे पास हर ज़िले में टेस्टिंग लैब है।
और 4 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। जब कोविड का पहला मामला आया था तब यूपी के पास एक भी आइसोलेशन बेड जिसमें हम कैटेगरी 3 यानी L3 के पेशेंट को भर्ती कर सकें उसकी सुविधा नहीं थी। आज हमारे हर जनपद में सुविधा है। 36 जिले ऐसे थे जिसमें एक भी आईसीयू बेड नहीं था, आज हर जिले में आईसीयू बेड मौजूद है। यूपी आज के दिन पर 28 करोड़ 37 लाख वैक्सीन की डोजेस दे चुका है। फर्स्ट डोज सभी लोगों को लग चुका है, 18 साल से ऊपर के लोगों को। सेकंड डोज 75% से अधिक लोगों को लग चुका है, 18 की उम्र से अधिक के लोगों को। प्रिकॉशन डोज हो या 15 से 17 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की डोजेस सफलतापूर्वक इसका आगे बढ़ा रहा है। सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है यूपी। यूपी के कोविड प्रबंधन की सराहना WHO ने भी की है, नीति आयोग ने भी की है और दुनिया की तमाम राजनीतिक हस्तियों ने भी की है। कोविड में जितना अच्छा हो सकता था करने का प्रयास हुआ है और मुझे लगता है कि हर एक घटना एक नया अनुभव देती है। कोविड ने बहुत सारे अनुभव इससे दिए। क्या सीखा आपने? देखिए, कोविड प्रबंधन में अगर हेड ऑफ द स्टेट स्वयं लीड कर रहा हो तो हम बहुत सारी लोगों की जान को बचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को राहत दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसको लीड किया पूरे देश के अंदर। परिणाम रहा, जीवन भी बचा, जीविका को भी बचाने में सफलता प्राप्त हुई। भारत के कोविड प्रबंधन को दुनिया ने सराहा है। एक स्टेटमेंट आपने दिया था, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और ये वो वक्त था। ये मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं था। ये स्टेटमेंट एक भारत सरकार के मंत्री का था जो संसद में दिया गया था। हाँ, हमने कहा था ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग न होने दिया जाए। क्योंकि लखनऊ के जब तमाम हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने छापेमारी की थी, उन लोगों ने ट्वीट किए थे कि ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। जब मैंने जिलाधिकारी को वहाँ भेजा और मैंने कहा पीपी किट पहन करके चिकित्सालय की जांच करो, तो उनके पास 60-60 सिलेंडर प्राप्त दिखाई दे रहे थे और बाद में पता लगा कि इनके द्वारा कुछ ब्लैक किए जा रहे हैं। हमने हॉस्पिटल सीज किया था। ऐसे बहुत सारी जगह हुए थे। क्राइसिस के समय आप ब्लैक मार्केटिंग करें, ये नहीं चल सकता है। इसलिए हमने कहा नियोजन, हर व्यक्ति अपनी नीयत को साफ रखेगा तो क्राइसिस है, लेकिन उसका जो है मतलब ये नहीं कि हम उसको ब्लैक मार्केटिंग होने दें। तो अब आप पहले से ज़्यादा प्रिपेयर हैं अगर कोविड की क्राइसिस दोबारा हिट करती है तो? आज हमारे पास देखिए, थर्ड वेव कब आई कब गई, समाधान हो चुका है। सभी 75 जनपदों में हमारे पास ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है। 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं इसके बाद, सेकेंड वेव के बाद यूपी में। अब हम लोग आते हैं किसान आंदोलन की तरफ। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन ने आपके चुनाव पर, आपकी सरकार के कामकाज पर और उत्तर प्रदेश के माहौल पर एक परिवर्तन? कोई किसान आंदोलन का कोई प्रभाव यूपी में नहीं था। पहले और दूसरे चरण में इसका इम्पैक्ट हुआ? देखिए, अन्नदाता किसानों के लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया है आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेकर के और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, लागत का 1.5 गुना दाम उन्हें प्राप्त हो सके, ये पहली बार हुआ है। किसानों की ऋण माफी से लेकर के 22 लाख हेक्टेयर से अधिक लैंड को सिंचन की क्षमता यूपी में प्राप्त होना, ये राज्य सरकार के स्तर पर हुआ। प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत आड़तियों से मुक्त, दलालों और बिचौलियों से मुक्त किसान से प्रोक्योरमेंट करना और पैसा उसके अकाउंट में जाना, ये पहली बार यूपी में हुआ है। अब हम लोग चौथे से 5वें, 6वें, 7वें चरण की यानी डीप ईस्ट यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या मुद्दे आपको मानते हैं कि क्या अचीवमेंट्स हैं कि जिसके लिए आपको लोग इधर देखिए, वोट करेंगे? कानून का राज, आस्था का सम्मान और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक गरीब तक बिना भेदभाव के पहुंचा है। कानून का राज से आपका क्या मतलब? कानून का राज का मतलब हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी। आज कोई माफिया या कोई हिस्ट्री शीटर थाने का संचालन नहीं करता है। कानून के अनुसार व्यवस्था संचालित होती है, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। दंगा मुक्त, भय मुक्त प्रदेश,
ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता वो हमने दिया है। अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, दबाव है? कोई दबाव नहीं, मैं जो पहले था वही आज भी हूँ। देखिए भारतीय जनता 3 चरण पार्टी- हो चुका है, 172 मैंने सीटों कहा पर था वोट ना, पड़ चुके हैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी 80% सीटें जीत रही है, 20 के लिए विपक्ष में बंटवारा है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि इस फेज में आपको ये लगता है कि अगर आप एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपके सामने और क्या ऐसे देखिए चैलेंजेस होंगे भारतीय जिन्हें आपको जनता लगता है पार्टी कि ने ये करना अपना चाहिए? लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र के अनुसार फिर एक एक संकल्प को आधार मान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपनी व्यस्तता के बीच और हमारे सभी सवालों को आपने लिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। और भारत समाचार के दर्शकों की तरफ से भी धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस विशेष प्रसारण को मेरे साथ देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ आज मेरे साथ मौजूद हैं कि इन 5 सालों में आपने ऐसा क्या किया जिसके लिए जनता आपको अगला 5 साल देगी? कहाँ पे हमने अच्छा किया है, कहाँ पे कमी रह गई, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना है। ये खुद ही तय करते हैं कि मैंने ये गलती की?